मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि जो जिनको पता है, जो ऑलरेडी जानते हैं डॉक्टर सुजन राज को, उनको नए तरीके से बताने की कोई जरूरत नहीं कि हुई शी इज अ वॉरियर, शी इज मिनरल स्पेशलिस्ट। एंड जिनको पता नहीं है उनको मैं बताऊं कि आप थोड़ा सा आपके काम थोड़ा सा बोलोगे आपके मुंह से, बिल्कुल कहेंगे तो अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगी। सब लोगों को नमस्कार। एंड बर्नाली, इट्स सच अ प्लेजर टू बी विथ यू। हम काफी समय से प्लान कर रहे थे कि हम मिले, और इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज मीटिंग यू एट मुंबई। सो आज भी that was, yeah, and I'm Dr. Susan Raj, and I'm a BSc nurse. Then I did my master's in social work with medical and psychiatry as my specialization. So I have specialized in one particular behavior. It's called use and throw behavior, and created a few projects which is still going on. And I was conferred with doctorate in humanities. I'm a mineral therapist, certified mineral therapist in India, and I enjoy treating people. मुझे मजा आता है लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि जब आपके पास एफिशिएंट मेडिसिन हो, मेथड्स हो, तो ट्रीटमेंट में जब लोगों का क्योर हो जाता है तो एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। तो मुझे मालूम है कि आई से दैट आई एम कॉल्ड टू हील। मुझे चंगाई के लिए बुलाया गया है। दैट इज माय पैशन। हील बॉडी, माइंड एंड द सॉइल। जमीन के ऊपर भी मैं काम करती हूँ, और इतने सालों, करीब 30 सालों तक काम करते हुए मुझे पता चला है कि जो हमारी बीमारियां जो होती हैं वह एक संकेत है। सिर्फ इस बात का संकेत है कि हम अपने पर्यावरण से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। ठीक है ना? तो बीमारियों का ट्रीटमेंट, बीमारियों का होना, ये सारी चीजें हम कितना अपने आप को समझते हैं और हम कैसे एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। इस कारण से मैं अपना काफी वक्त ना केवल सिर्फ ट्रीटमेंट में बिताती हूँ, परंतु मैं अपना काफी वक्त लोगों को ट्रेनिंग भी करती हूँ, प्रैक्टिकली करती हूँ कि किस प्रकार से हम लोग अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मुझे काफी अच्छे नए कॉन्सेप्ट्स जो मिलते हैं उसको मैं शेयर करती हूँ। और आज मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे बर्नाली ने बुलाया है, एंड आई बी वेरी हैप्पी टू शेयर ऑल दोस अमेजिंग इंफॉर्मेशन, जिससे कि हम अपने जिंदगी में डिसाइड कर सकते हैं कि हम बदल जाएं। जैसे हम बदलेंगे, हमारा स्वास्थ्य स्वस्थता की ओर जाएगा, बीमारी की ओर नहीं। सो बर्नाली, आप प्रश्न पूछिए अपने अपने क्या कहते हैं दर्शकों की तरफ से, और मैं एंजॉय करूंगी उसको जवाब देने के लिए। पहले तो आपका तो भगवान इस शब्द को आप जैसे वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप वहां से शुरू करो कि आपके लिए भगवान क्या है, मतलब शब्द क्या है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, बिल्कुल। आपने तो उसी जगह को छू दिया जिससे मुझे खूब मजा आता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी में जो डेफिनेशन होता है, परिभाषा, जब हम परिभाषा को सही तरीके से परिभाषित करते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है वो भी सही दिशा में जाता है। ठीक है ना? लक्ष्य जो होता है वो पर्पस होता है, दिशा डायरेक्शन होती है, और पाथ हमको बनाना पड़ता है। ठीक है ना? तो उसमें इस सही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर चीज की परिभाषा बनती है, चाहे वो बीमारी की परिभाषा हो, स्वास्थ्य की परिभाषा हो, आप उसे अंग्रेजी में कहो इन्फेक्शन की परिभाषा, डिसीज की परिभाषा, या फिर बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हमारी जिंदगी में दिए गए रहते हैं बचपन से। जब हम उसे समझे बिना यूं ही जीते रहते हैं तो मजा नहीं आता, पता नहीं चलता क्या है ये। ठीक है ना? और कभी कभी कुछ कुछ ऐसी परिभाषा, मतलब ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ चली रहती है, और कई पीढ़ियों से लोग उसका अर्थ पूछना ही भूल जाते हैं, और उसका अर्थ का अनर्थ बात का बतंगड़ बना रहता है।
और उसका कोई मतलब कोई फायदा ही नहीं होता जिंदगी में, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे ये जो शब्द आपने बोला भगवान, बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम सब भारतीय जहां भी रहे दुनिया के कोने में, कुछ भी लग गया हे भगवान, जैसे हम कहते हैं ना हे माँ, हे बाप रे बाप, तो अधिकांश के मुंह से हे भगवान निकलता ही है। लेकिन कितनों को मालूम है भगवान का अर्थ? कुछ को तो जरूर मालूम होगा, जिन्हें नहीं मालूम है एंजॉय कीजिए। भगवान का फुल फॉर्म होता है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। नीर का मतलब पानी, मतलब ये पंच महाभूत है, जिसको हम कहते हैं 5 वाइटल एलिमेंट्स ऑफ द प्लैनेट, ठीक है ना। ये पंच महाभूत, महा क्यों बोलते हैं? बिकॉज सच में महान है, वो सब जगह पर है। पृथ्वी में आप कहीं भी जाओ वहां पर ये 5 आपको मिलेंगे, ठीक है, महान है। और भूत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ चीज दृश्य है, कुछ चीज को आप देख सकते हो, कुछ अदृश्य है, पर सबके सब एक दूसरे के साथ मिलके अपने ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करते हैं। इन 5 के बिना कोई भी जीव इस पृथ्वी पर जी नहीं सकता है। तो भूत का मतलब वो डरने वाला भूत नहीं होता, भूत का मतलब होता है जो कि सब जगह पर, मतलब आप उसको कभी पकड़ सकते हो, कभी नहीं पकड़ सकते हो, और दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है, इसको हम भूत कहते हैं कि नहीं। तो देखिए, हम लोगों को सिखाया गया भगवान की पूजा कर और पुण्य कमा, पाप मत कर, ठीक है ना। अब आप ये कितने शब्द हो गए? 4 शब्दों को लीजिए और उसका मजा कीजिए कि आपको और हमको जिंदगी में सिखाया गया था। एक है भगवान, पूजा, पाप और पुण्य, ये 5 शब्दों को, ठीक है ना। भगवान का तो मैंने बता दी। अभी पूजा का मतलब क्या होता है भाई? पूजा का मतलब होता है पूर्ण जिम्मेदारी, मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 पंच महाभूतों की पूर्ण जिम्मेदारी को कहते हैं हम भगवान की पूजा। कैसे याद रखना है यार? हमारे बाप दादों ने तो इतना शॉर्ट फॉर्म कर दिया कि उसका अर्थ ही बताना भूल गए। तो अभी कैसा करना चाहिए? सब लोग को अपने घर में लिख के रखना चाहिए कि भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, पूर्ण जिम्मेदारी लेना, ठीक है। जब हम इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं तब पुण्य होता है। अभी पुण्य का क्या मतलब है? पू से आता है पूर्ण, जैसे मैंने अभी बताया। न्य में देखो 2 न है, उसको न बन जाता है पुण्य। एक न होता है न्याय, दूसरा होता है निष्पक्षता। तब पूर्ण न्याय निष्पक्षता की योजना, यह से बनती योजना के साथ, पूर्ण न्याय निष्पक्ष कहते हैं, पूर्ण न्याय निष्पक्षता की योजना के साथ जब हम करते हैं तब हम कहते हैं पुण्य हो गया। जब हम अपने भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो पूर्ण न्याय निष्पक्षता की योजना के साथ होगी ही। इतना हो गया ना, बीमार पड़ने की जरूरत ही नहीं है। पाप मत कर, ऐसा लिखा है, ठीक है ना। पाप सबको सिखाते हैं, पाप मत कर। ये पाप का क्या मतलब हुआ? अब उसका फुल फॉर्म सुन लो भाई, प अ प, ठीक है। प से पाखंडी। पाखंडी क्या होता है? आधा सच बोलता है और आधा झूठ मिक्स करता है। और फिर वहां से शुरू होता है अन्याय, अ हो गया, और पक्षपात, प, पाप। तो पाप मत कर का मतलब क्या है? पाखंडी मत बन, अन्याय मत कर, पक्षपात मत कर। यदि ये कहते हैं पाखंडीपन, अन्याय और पक्षपात करेंगे तो तकलीफ होगी ही। वहां पर या तो हमारा शरीर बीमारी से मरेगा, या हम झगड़ा रगड़ा करके बड़ा युद्ध होगा और युद्ध से मौत होगी। समय से पहले मौत होगी उस तो पाप करने से। कितना मजेदार चीज है ना।
कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप ये स्वास्थ्य के बारे में कर रही हो कि कोई क्या कहते हैं अध्यात्म की बात कह रही हो। मैं तो कहती हूँ कि स्वास्थ्य बिना अध्यात्म के हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और हमारे ऋषि मुनि गुरु ये लोग सब ने हम लोगों को सोचा कि इन लोग जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद रखना चाहिए करके मस्त उसको शॉर्ट फॉर्म में मेमोरी का टेक्निक के रूप में बना के दिया। और पाखंडी ने क्या किया, उसका असली अर्थ को बताना ही बंद कर दिया कई जनरेशन से। और हमको बोले भगवान की पूजा करो तो कैसे करना पूजा, मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, गिरजा कहते चर्च बनाओ और वहां जाके पूजा करो। और यहाँ पर मरो, किससे, बीमारी से मरो, लड़ाई झगड़ा करके मरो, रिजेक्शन करो, ठीक है ना। ये चीज हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को सही करना है। तो जितने लोग मुझे इस प्रोग्राम में सुन रहे हैं, आप इसके ऊपर ध्यान दो और मुझे चैलेंज करो कि आपने गलत बोला है, ठीक है ना। और मुझे मजा आ जाएगा, आप जो सही, आप मेरी अपेक्षा और अच्छा कोई इंटरप्रिटेशन लेके आ सकते तो लेके आओ, बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमारे इस शरीर को, किसी भी जीव को बीमारी से मरने के लिए नहीं बनाया है। हमारी मौत होनी चाहिए बुढ़ापा, पूरा एज हो गया, बुढ़ापा से मरो, या फिर दुर्घटना, एक्सीडेंट। वो भी कैसा, रास्ते में चलते हुए एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, कैसा, एडवेंचर करते हुए, साहस के काम करते हुए आप अचानक से गिर गए, कुछ हो गया, हवा में कूद रहे, गोता खा रहे हो, पानी में गोता खाओ, पहाड़ चढ़ो, दौड़ो, ये सब करते करते हो गया तो चलते बनो दुनिया से। लेकिन बीमारी से जाना, वो एक ही संकेत को बताता है, वो है पाखंडपन। कैसा होता है पाखंड में, आखिर बीमारी आती क्यों है। मुझे मजा आता है ये एक बाइबल की स्टोरी बताने के लिए। यदि आप बाइबल का पुराना नियम नया नियम दोनों को उठा के देखोगे, उसमें पहला चैप्टर, कहते हैं पहला जो पुस्तक है उसका नाम है उत्पत्ति, जेनेसिस। इस प्रकार की कहानियां सभी रिलीजियस बुक्स में रहती हैं। और जो रिलीजन होता है वो बेसिकली एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, एक साथ रहना, इसके लिए होता है। पर वहां पर पाखंड घुसता है तभी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अब वहां पर ऐसा लिखा है कि ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, है ना। उसने सूरज बनाया, चांद बनाया, सब चीजों को बनाया, पृथ्वी बनाई, पानी को अलग किया, जमीन अलग किया, ठीक है ना। और क्या कहते हैं आपका, इसमें जीव बनाए, सब बनाए, इतना खूबसूरत बन गया। ईश्वर ने कहा वाह इतना अच्छा बना। उसके बाद उसने अपने ही स्वरूप में मनुष्य को बना दिया और बोले कि मैंने ये पांचों चीजें तुम्हें दी है। क्या क्या दी है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, पांचों दे दिया, पूर्ण जिम्मेदारी लिए। और एक ही काम मत करना बोले, तो बीच में एक झाड़ है, उसका फल का नाम है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। मैं पहले सोचती थी कितना बड़ा फल का नाम है, भले और बुरे के ज्ञान। भला और बुरे का ज्ञान तो बचपन से हमको सिखाते भाई, और लेकिन उसमें क्यों लिखा है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। अरे मुझे तो सब जब जिंदगी में काम करना शुरू करी तब समझ में आया हाल में कि यार इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। भले और बुरे का ज्ञान हो गया तो क्या होता है, हम कभी भलाई और कभी बुराई को मिक्स कर देते हैं, दोनों का मिला हुआ चीज है। भलाई में लोगों को बेवकूफ बना के अंदर घुसा दो, ठीक है, और फिर चुपचाप बुराई करो पीछे से। हम बोलते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, इसको कहते हैं जब भलाई और बुराई मिक्स होती है तो पाखंड नाम का बिहेवियर हमारे अंदर घुस सकता है। जैसे पाखंड आया तो वहां अन्याय और पक्षपात आएगा ही, और जब अन्याय और पक्षपात आएगा तो रिजेक्शन होगा। रिजेक्शन मतलब तिरस्कृत, तू मुझे पसंद नहीं है, तेरे से मेरा काम खत्म हुआ, चल हट। इस्तेमाल कर और फेंक नाम की आदत लगती है। और इस्तेमाल कर और फेंक किसको किसको करते हैं हम, इंसान को भी इस्तेमाल करके फेंकते हैं और वस्तु को भी। और जो भी चीजों, जो भी व्यक्ति या वस्तु इस्तेमाल करके जब फेंकी जाती है तब
क्या होता है मालूम है? गड़बड़ ही होता है। मान लो किसी व्यक्ति को हमने अपने समाज में उनका इस्तेमाल कर लिया, बोले कि अब तेरा काम हो गया, चल हट, अपने समाज से निकाल दिया, अपने घर से निकाल दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। वो रिजेक्टेड व्यक्ति क्या हो जाएगा? पहला गरीब बनेगा, उसका रोटी कपड़ा मकान का कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। और कोई मकान भी दे दिया तो थोड़े दिन किराए के लिए पैसा नहीं है, पैसा देने के लिए, तो किराए वाला बोलेगा चल हट, है ना। तो वहां से उसका अनाथपन, जिसको हम कहते हैं डेस्टिट्यूशन, शुरू होता है। तो जैसे रिजेक्शन हुआ, पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन, गरीबी और अनाथपन आया। जैसे आप अनाथ हो गए तो बस आ जाएंगे दूसरे लोग आपको लेने, उसको कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन। आपको लोग बेच देंगे भाई, और इसीलिए प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति होती है हमारे समाज में। और उसके बाद एक अपराधी दुनिया का निर्माण होता है, क्रिमिनल वर्ल्ड एस्टैब्लिशेस। कहां से आया? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा के, पाखंडी बन के, अन्यायी और पक्षपात करके, गरीबी, अनाथपन, वेश्यावृत्ति और अपराधी दुनिया। अपराधी दुनिया में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, रगड़ा झगड़ा, मारपीट, ये सारी चीजें वहां दिखाई देती है। बस समझ लो वहां पाखंड आ गया। वैसा करने से क्या होगा? बोले तुम मर जाओगे। और ऐसा लिखा है वहां पर कि भाई वहां पर एक व्यक्ति आ गया वहां इनको बेवकूफ बनाने के लिए, जिसको शैतान के नाम से लोग जानते हैं, है ना। वो बोला कि अरे सच में ऐसा है क्या? और उन लोगों को बेवकूफ बनाते, बोले कि नहीं नहीं, फल बहुत अच्छा होता है, नॉलेज, नॉलेज तो बहुत अच्छा है, भले बुरे के ज्ञान तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा अच्छा बोल के घुसा दिया उनको, और बन गया ये दुनिया ऐसी जिसमें आज हम रहते हैं। अब करना क्या है? ये समझा क्यों रही हूँ? हमारे स्वास्थ्य के लिए समझा रही हूँ। ईश्वर ने हमें स्वस्थ रहने के लिए हवा, पानी, भोजन और विचार दिए। विचार कैसे बनता है? जानकारी से। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके पास जानकारी आ रही है और उससे आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं। ये विचार बड़े फोर्सफुल, मतलब पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं। और जैसे ही विचार आता है तो वो विचार के साथ में जब आपका इमोशन, आपकी भावनाएं कनेक्ट हो जाती है तो उसमें हम बोलते हैं चार्ज आ गया, उसमें आवेश आ जाता है। बिना भावना के आवेश नहीं आता, ठीक है ना। अब हमारी जो भावनाएं हैं उसमें दो प्रकार के आवेश बनते हैं, एक दुख का और एक खुशी का, ठीक है। अब मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ उससे कैसा विचार आप तैयार करोगे और उसमें कौन सी भावना लगाओगे, दुख की भावना लगाओगे कि खुशी वाली भावना लगाओगे, ये आपका डिसीजन है। और जब आपने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, तो उसका परिणाम होगा ही, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, ठीक है ना। तो हर मोमेंट में हमको डिसीजन लेना पड़ता है। आप मेरा सुन रहे हो, आपको डिसीजन लेना, अरे यार इतना इंफॉर्मेशन लेके आप करना क्या है, तो उसमें आपको डिसाइड करना है कि मैं इसको निगेटिवली देखूं या पॉजिटिवली देखूं। यदि आपने इसे पॉजिटिवली देखा तो आपके शरीर और आपके दिमाग के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा, ठीक है। आपने निगेटिवली देखा तो आपके शरीर पर निगेटिव असर पड़ेगा। तो हमारे शरीर में सिस्टम्स होते हैं, उसमें एक सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या है मालूम है? वो केमिकल निकाल के हमारे ब्लड में डालता है। अब वो केमिकल, एक ही एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग ग्लैंड्स हैं, उनका काम है सिक्रीशन करना। और कैसा सिक्रीशन निकलेगा ये डिपेंड करता है कि हमारे भावना के ऊपर। यदि हम हमेशा टेंशन लेने वाले हैं, मेरी बात सुन के आपको टेंशन हो गया, बोले यार तो हालत खराब हो गई, तो आपका टेंशन वाला आपका हार्मोन निकलेगा और आपके सब सेल में जाएगा और वहां पर वो विष तैयार करता है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में जो हम खाते पीते हैं, अब एक तो हो गया विचार गया अंदर, बाकी तीन तो खाने पीने में होता है। हवा श्वास ले रहे हो, पानी पी रहे हो, H2 हो जा रहा है, ये दोनों ऑक्सीडेशन करते हैं। और आपका खाना पीना, खाने पीने में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट और कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये पांचों के पांचों जाते हैं हमारे शरीर में। उसमें से फैट और कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल के अंदर, कोशिका के अंदर एक चूल्हा है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया,
उसके अंदर जाता है और वो वहां पर जलता है, ऑक्सीजन जाता है, उसको जलाने में मदद करता है और हमको एनर्जी मिलती है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऊर्जा है, आप मेरी सुन रहे हो, ऊर्जा है। जब तक हमारे अंदर ये ऊर्जा है हम जिंदा रहेंगे, नहीं है तो फट से मर जाएंगे। तो देखो ये काम लगातार होता रहता है। तो ऊपर वाले ने हमको ये सारा सिस्टम ऐसा दिया है कि वह अपना ख्याल खुद कर सकता है। जैसे कोशिकाएं हैं, उनका काम है सेल्फ हीलिंग करना। वो सेल्फ हीलिंग खुद अपने आप को कैसे चंगा करेंगे, जैसा इनपुट होगा और उसी हिसाब से बैलेंस में आउटपुट होना चाहिए। ठीक है ना? आपने हवा अंदर ली तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना चाहिए, आप हवा को रोक के नहीं रख सकते हो। ठीक है? आपको पूरा माल बाहर धुल के निकलना है तो पानी पीना पड़ेगा, H2O पियो। ठीक है ना? और उसके बाद आपको एनर्जी चाहिए तो पूरा पांचों घटक को खाओ, अपने फ्रूट से, वेजिटेबल से, खाने पीने से खाओ। तो ये 3 चीज अंदर गई तो 3 चीज बाहर भी जाना चाहिए। यूरिन से बाहर गया, अपने फीसेस से बाहर गया, हवा से बाहर गया। ये बैलेंस जब तक मेंटेन होता है हमारा शरीर चंगा है। जिस दिन ये बैलेंस बिगड़ा, हमारे शरीर में जो जीवाणु होते हैं, शरीर के बाहर जीवाणु है, अंदर जीवाणु, ये हमारे शरीर के अंदर और बाहर का पर्यावरण, वातावरण बनाते हैं। ठीक है ना? तो ये वातावरण में जब भी विष के अणु चिपक के बैठ जाएंगे धीरे धीरे धीरे, एक ऐसा दिन आएगा जब हमारा जीवाणु, रोगाणु लोग होते हैं, वो लोग आके बोलेंगे यार बहुत सारे विष चिपक गए, बाहर नहीं निकल रहा, चलो खाओ। उनको खाने के लिए आप मौका दे रहे। और जब वो खाने लगता है तो आपको बुखार, बुखार क्यों आएगा? हमारी प्रतिकार की कोशिका भाग के आती है, कुछ तो हो गया, रोगाणु क्या कर रहा है, इतना जल्दी कैसे रोगाणु बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने आते हैं। तब वहां पर टेम्परेचर मतलब बुखार आता है। बुखार आना बहुत अच्छी चीज है, आपकी प्रतिकार शक्ति काम कर रही है। ठीक है ना? और फिर उसका हमको ट्रीटमेंट करने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है। टेंशन से बुखार आ रहा है जी, या खाने पीने का विष से आ रहा है जी, ये उस समय देखना पड़ता है। और ये सारी जिम्मेदारी हमने डॉक्टरों के हाथ में छोड़ दी। क्यों? कई सालों से डॉक्टर लोग बोलते हैं बस डॉक्टर को आता है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता है। मैं जबकि उल्टा कहती, नहीं, हर ये कोशिका तुम्हारी है, इसको इलाज भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा एक ही काम है उसका इनपुट और आउटपुट का बैलेंस बराबर रखो। बीमार होने की जरूरत नहीं है। यदि बीमारी होगी भी तो प्रकृति का टीका लगेगा, दैट्स इट। यदि प्रकृति टीका देती है तो प्रकृति का जो इम्यूनिटी है, उससे जो हमें प्रतिकार शक्ति मिलती है वो सबसे बढ़िया होती है। ऐसा करने से किसी को बीमारी की जरूरत ही नहीं है। मतलब यदि आप सुनते सुनते मेरे को आप सोच रहे अरे मैं बीमार हूं, उसका मतलब कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। आप अपना इनपुट को देखो, आउटपुट को देखो, क्या जा रहा है अंदर। हाँ, खाना पीना, टेंशन की खुशी और आनंद जा रहा है ना? ये सारी चीजों को बनाना, रखना, यही सब तो काम है जिंदगी का। खाना है तो बोना सीखो। ठीक है ना? और ये सब चीजें जब हम सही तरीके से करते हैं तो बड़ा मजा आता है जीने में। ठीक है? तो देखो आपने क्या भगवान का मुझसे पूछा और मैंने ये सारा पैकेज बना के आपको दे दिया कि भाई बीमारी जो है वो हमारे जो पर्यावरण के प्रति हमारा जैसा क्या बोलते हैं ना, हमारा व्यवहार रहता है, उसी के अनुसार हमारा शरीर बीमार पड़ता है या चंगा रहता है। सही कहा ना स्टेटमेंट? अब बताइए अगला क्या बताओ? अगला बोले मतलब आप जो सर्कमस्टांसेस में आपको मैं जान पाई, जो सिचुएशन बनी हुई थी, अभी भी बनी हुई है, जो वो पैंडेमिक वाला या प्लैंडेमिक वाला जो टाइम चला, तो वो टाइम के ऊपर से मैं पूछना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि हमने चारों तरफ बहुत सुने भी, इतने सारे लोग मर गए हैं और मतलब जान पहचान के डॉक्टर्स भी बोले कि हाँ देखो पूरा ये भर गया, म्यूकस भर गया है लंग्स में, तो मतलब दे वर शोइंग के ओके समथिंग इज हैपनिंग। बट आप जैसे लोग या विश्वरूप रॉय चौधरी, इनफैक्ट विश्वरूप रॉय चौधरी को मैंने पहली बार सुना ड्यूरिंग पैंडेमिक कि वो कुछ अलग बोल रहे, तब से जाके जानना खोजना और आप लोगों से मिलना हुआ आगे जाके।
तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, वो मेरा बहुत बड़ा जानने की वो है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ओके। अब ऐसा है कि जब ये जो पैंडेमिक है इसकी बातें हो रही थी, तो उस समय 2019 दिसंबर की बात है, जब मेरे नजरों में ये सब आया तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैं बोली ये अपने पास बहुत दवाएं हैं। हमारी दवा है भाई, जिसको हम ब्रूचेला अकेला कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे देश में प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुष नाम का संस्थान भी है। उसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, हाँ, और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सारे के सारे हैं। तो हम बड़े खुश हो गए। बोले कि अब जब सारी दुनिया डर रही थी, तो मैंने कहा कि मेरे दोस्तों से कहा कि, और मेरे अपने जो मित्र थे हमारे हेल्थ फील्ड में, मैंने कहा अपने पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। हमारे देश में किसी को गड़बड़ होने की जरूरत ही नहीं है। इस हम तो जाएंगे, बोलेंगे। तो उतने में मुझे बॉम्बे से कोई मित्र लोग मिले, बोले कि यस आपका आइडिया बहुत अच्छा है। तो हम लोग ने मस्त फटाफट लेटर वेटर लिखा, पहुंचा दिया हमारे प्रधानमंत्री जी के पास। और उस समय हर्षवर्धन जी थे हेल्थ मिनिस्टर, वहां भी पहुंचा दिए। मेरा तो लेटर 2 जगह से गया भाई। दूसरे एक हमारे अच्छे डॉक्टर मिले थे, बोले कि आप ये दवा बहुत मस्त है, और हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एकदम बता दिया कि यस इसके ऊपर भी काम करेगी, 100% काम करेगी। और हमारी दवा तो किसी भी जनरेशन का लिग्नो इन्फेक्शन को हटाने में बहुत सक्षम है। तो हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस था। जब पर हमारा कॉन्फिडेंस को तब धक्का लग गया, तो कॉन्फिडेंस को नहीं धक्का लगा, हमारे दिमाग को धक्का लग गया जब पता चला कि भाई वहां से आवाज ही नहीं। हमने बार बार पूछा भाई क्यों आवाज नहीं करो, बोले नहीं हमें तो वर्ल्ड है, अभी मैं उसको हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती नहीं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है। आप इन लोगों ने कहा है कि उनका प्रोटोकॉल। आप भी शायद मतलब एज एन एडवाइजर जुड़े हुए थे डब्ल्यूएचओ से आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस जी जी, मैं क्या कहते हैं, कब तब की बात है, बहुत पहले, जब 1991 से लेकर 94 तक एक प्रोजेक्ट करी थी यहाँ पूना में, रेड लाइट एरिया में। तो वो प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा निकला। तो डब्ल्यूएचओ ने मुझे टेम्पररी एडवाइजर करके बुलाया था कि बताइए कि आपने प्रोजेक्ट कैसे किया। वो एचआईवी का था, एचआईवी प्रोजेक्ट। तो मैं थी टेम्पररी एडवाइजर्स के रूप में। डब्ल्यूएचओ लोगों को बुलाता है, एक्सपर्ट लोगों को। तो मेरे को अच्छा मौका मिला था उस समय। 2 बार जाके आई थी। तो मुझे मुझे तो बहुत भरोसा था। डब्ल्यूएचओ मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि हाँ भाई डब्ल्यूएचओ ने जो बोला सही बोला है। लेकिन पहली बार जी, आप जब उन लोगों के साथ काम कर रहे थे, उस संस्था के साथ, उस टाइम पे क्या आपको ये समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है वहां के? बाद में जाके आपको ये जानकारी जी, उन दिनों में मुझे इतना गड़बड़ नजर नहीं आता था, क्योंकि मैं उस दृष्टिकोण से नहीं देखती थी। क्योंकि हम तो एलोपैथी सिस्टम से पढ़ के निकले हैं, तो हमारे लिए तो वो जो बोलते थे हम कभी सोचते भी नहीं थे कि वो किसी को गलत बोलेंगे। हमें लगता था कि जैसे हम वादा करके पेशेंट के लिए जाते हैं कि पेशेंट की चंगाई हमारा सबसे बड़ा पर्पस है, तो हम उसी नजर से देखते थे। पर हमें थोड़ा बहुत लगा कि एचआईवी के मामले में कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी हमने इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा सोचे नहीं थे उन जमाने में। सिर्फ एक ही बात पे मुझे गुस्सा जरूर आया था, जब जब हमने एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ला के दिया एचआईवी के लिए, तब सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नारी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। उधर मैंने, क्योंकि मेरे पास एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स हुआ करते थे, मैं कुछ संस्थाओं के लिए प्रोजेक्ट करती थी। तो मुझे बहुत शौक था कि दवाई की, हर बीमारी की दवाई होती भाई, इसकी भी होनी चाहिए। तो मुझे कोई साइंटिस्ट के थ्रू मिली थी वो दवा, सैम थेरेपी बोल की। और जब उन्होंने बोला कि हम सरकार में ये सारी चीजें करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम नहीं कर सकते जैसे बोला ना, तो उस समय मुझे गुस्सा जरूर आया था। पर मैंने अपना गुस्सा उतारने के लिए क्या किया, मैं किसी और के लिए प्रोजेक्ट करके दी, जिसमें मैंने इसको जो सैम थेरेपी है उसको, उसमें सेलेनियम, एस्पिरिन एंड मल्टीविटामिन था। तो मैंने उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में 56 ग्राम प्रोटीन के साथ लेकर जितने भी मेरे एचआईवी पॉजिटिव सिक बहुत ही बीमार होके आए थे सब लोगों को दी, और 1 साल में डेथ रेट 0 हो गया था।
तो उस समय मेरे को हल्का सा पता चला कि कुछ तो गड़बड़ होता है इन लोग के बीच में। फिर भी मैंने इतना कभी टाइम ही नहीं निकाला कि इनकी कॉन्स्पिरेसी हो इसके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि जब मैंने उतना अच्छा काम कर दिया तो वही उन्हीं लोग ने मुझे बुलाया WHO में कि भाई आके बताओ कि आपने ये काम कैसे किया है। HIV के लिए दवा ढूंढने का नहीं, परंतु मैंने रेड लाइट एरिया में जिस प्रकार से हम लोग की टीम ने मिलकर ये किया, प्रोजेक्ट बनाया, उन महिलाओं को ट्रेनिंग दी और उनको थोड़ा सा बोलते ना सहेली प्रोजेक्ट बनाया उनको, और उनके बीच में HIV का जो कंट्रोल करा, वो सब के लिए WHO में उस समय जो बैठे हुए लोग थे बहुत इम्प्रेस्ड थे, इस कारण से उन्होंने बुलाया था। तो मेरा वैसा रिश्ता था उनसे। लेकिन जब इस बार ऐसा हुआ और मैंने देखा कि ये लोग तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, और फिर जब उस समय मैं राजस्थान कोटा में थी, और जब कोटा में पहला केस आया कोविड का, तो मैं तुरंत कलेक्टर साहब को फोन करके बोली कि देखो अपने पास एफिशिएंट मेडिसिन है। तो उसने बड़ा खुश होकर बुला लिया मुझे अपने पास। मैं गई और सारा प्रेजेंटेशन दी, और देने के बाद एकदम ठंडा बैठा था। मैं बोली कि साहब बताइए अगला क्या कर रहे हैं। तो उसने बोला देखो मैडम ऐसा है कि हम आपका चीज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम WHO का मानते हैं, उनका प्रोटोकॉल मानेंगे। उस समय फिर मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली महसूस हो गया समथिंग इज रॉन्ग। और उसके बाद फिर मैंने तो क्या किया, बिंदास मेरे पेशेंट लोग को, जो मेरे पास मेरे पुराने पेशेंट थे, उनको कह दिया आपको डरने की जरूरत नहीं है, दवा लो और बिंदास घूमो, ठीक है ना। हम तो ना कभी मास्क पहने, ना कभी किसी का डिस्टेंसिंग मेंटेन किया, और कोई मुझसे बोलने भी नहीं आता था, क्योंकि मैं तो सीधा कहती थी मुझे तो कोविड वार्ड दे दो, तो उतने में पुलिस वाले बेचारे घबराई जाते थे। और इसलिए मेरे को आज तक ना तो एक पैसे का किसी ने फाइन लगाया और ना ही मुझे पकड़ के कहीं रोका, क्योंकि मैं तो फिर अपना भाषण शुरू कर देती थी। आपको मालूम है मैं कैसे बैठ के बतिया रही हूँ, बस ऐसे ही बात करती थी उन लोग से। और जब उनको इतना समझ में आता था तो मेरे सफेद बाल को देख के बोल देते थे कि ठीक है माता जी जाइए करके। हाँ, उनका धंधा खराब होता है, मेरे को पकड़ के बात करो तो 4-5 गाड़ियां छूट जाती है मास्क लगाए बिना। तो उस समय मुझे महसूस हो गया था ये सब। फिर मैंने तो लड़ाई शुरू कर दी। कैसे शुरू करी? और लोगों को ट्रीटमेंट करना है बस, कोई मुझे रोक नहीं सकता ट्रीटमेंट करने के लिए। हमारे देश में चाहे वो इंटरनेशनल कानून के अनुसार हो या देश के कानून के अनुसार हो, यदि किसी चीज का कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो जिसने भी कहा जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उस ट्रीटमेंट को ट्राई करना उस डॉक्टर की और उस पेशेंट की मर्जी है। इस कानून के अंतर्गत, इसको न्यूरमबर्ग का कानून भी कहते हैं, और एक और कोई आर्टिकल है हमारे देश के इसमें जिसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आपातकालीन कोई भी परिस्थिति में यदि किसी ने कहा इनका ट्रीटमेंट है और आप कर सकते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बस मैं तो बोलती थी और करके भी दिखाती थी। हमारे स्कूल में बच्चे लोग, हमारे हॉस्टल था, बच्चे लोग थे, एक को कोई मास्क लगाते हुए दिखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और सबको ट्रीटमेंट करती थी, सर्दी खांसी हुई ट्रीटमेंट। और मेरे को बोलती है टेस्टिंग नहीं करने का है, ये सारी बीमारी टेस्टिंग का खेल है, ठीक है ना। तो मैं जहां रहती हूँ वहां टेस्टिंग मना है। बीमार हुए तो दवाई लो, चाहे खुद बीमार पड़ो दवाई लो, खत्म, आपके पास है ना एफिशिएंट दवा, ठीक है। सो इस प्रकार से क्या कहते हैं, मेरा जो बोलते ना अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गया कि क्या गड़बड़ है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे पता चला, वो मुझे समझ में आ गया कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, लड़ने के लिए खड़े हैं, सच्चाई के लिए खड़े हुए लोग हैं। तो बस ईश्वर ने हम लोग को कनेक्ट करते गए। शुरुप्राय से भी मुलाकात हो गई, डॉक्टर एन.के. शर्मा से, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हमारे इस एरिया में। हम लोग काफी हीलर्स के साथ अब मौका मिल गया है। सो नाउ हम लोग एक ऐसे पोजीशन में पहुंच गए हैं जहां पर हालांकि सारी दुनिया दूसरी तरफ चल रही है, पर हमें मालूम है हम जो कर रहे हैं वो सही है और हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आम जनता जो है उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, क्योंकि उनके विश्वास के साथ घात किया गया है। इसको कहते हैं विश्वासघात। जो पाखंडी, अन्यायी और पक्षपाती बिहेवियर को लेकर काम करते हैं, उन लोग हमेशा धोखेबाज ही होते हैं।
तो धोखेबाजी में पूरा विश्व का षड्यंत्र हर देश में पहुंचा, हमारे राजनीतिज्ञ और हमारा मीडिया, ये दोनों बिका हुआ है। अब हमें कुछ करना है तो कौन कर सकता है? सिर्फ आम जनता शक्ति के साथ खड़े होना चाहिए, और हम लोग उसकी तैयारी करते हुए बैठे हैं, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है। धोखे में, मजबूरी में इतने सारे टीका ले लिए, टीका लेने के बाद इतने सारे उसके दुष्प्रभाव, उसके साइड इफेक्ट इतने होने लग गए हैं कि आज की तारीख में आप एम का जो AEFI देखोगे तो वहां पर 15,000 से ज्यादा डेथ रेट लिखा हुआ है, 15,000 से ज्यादा मरे गए। यदि सरकार यदि सारे AEFI का रिकॉर्ड सही करती तो आज की तारीख में करोड़ों लोग गुजर चुके हैं अचानक से, उनका कोई भी कनेक्शन वैक्सीन या टीके के दुष्प्रभाव के साथ में नहीं डाला जाता है। और हम अब काम कर रहे हैं इसी के लिए, क्योंकि धोखे में हो गया ना, चांस मिलना चाहिए। जिसने खुशी खुशी ले लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जिनको मजबूरी से लेना पड़ गया कि तुम्हारा जॉब चला जाएगा, तुमको राशन नहीं मिलेगा, तुम बस दुकान में नहीं घुस सकते हो, ये सारी चीजें जो दबाव के साथ में किया गया है, इस कारण से हम एकदम आगे होके बात करते हैं, लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जो दवा दे रहे हैं गुरुचिला केला, उसमें इलाज है। 100% पूरे जो टीके का दुष्प्रभाव है उसको दूर कर सकता है। तो नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगी कि अभी जो हेल्थ सिटी की जो जिसके ऊपर आप सब लोग काम कर रहे हो, तो वो उसका कितना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके ऊपर हम नेक्स्ट बात करते हैं। मतलब उसके ऊपर आंदोलन क्या हो रहा है, अब तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं और आगे हमको क्या करना है, क्या प्लानिंग क्या है? बिल्कुल, जैसे आपने देखा है कि ये जो पैंडेमिक है, इसको बहुत मेटिकुलसली प्लानिंग किया गया है। ये 1 साल 2 साल का प्लानिंग नहीं है, ये जो प्लानिंग है हम लोगों के, मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करने का जो प्लानिंग है वो करीब 200 साल के ऊपर का रिकॉर्ड है उसका, ठीक है ना। तो ये जो माफियाज बन गए हैं, जो कुछ आज हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहा है, वो सारी की सारी बहुत प्लान के साथ बनाया है। जो भी गरीबी है, कहते हैं, क्या बोलते हैं, अनाथपन है, प्रोस्टिट्यूशन है, ये सारी जो अपराधी दुनिया, ये बहुत वेल प्लान किया गया है और हमारे सिस्टम में इसको एक्सेप्टेबल बना दिया गया, क्योंकि सारा खेल हमारे दिमाग के अंदर है और ये सारा दिमाग का कंट्रोल इन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। तो जैसे ही ये पैंडेमिक का प्लानिंग हुआ कि हमेशा ध्यान रखना, ये जो पाखंडी लोग हैं, जो पाखंडी और अन्याय और पक्षपात करते हैं, ये लोग जो पोजीशंस ऑफ पावर में बैठ गए हैं, ये लोग हमारे साथ कैसे काम करते हैं, वह एक क्राइसिस, मतलब एक समस्या को बनाएंगे, निर्माण करते हैं समस्या का। और जब समस्या आती है तो फिर उन लोग वेट करते हैं कि लोग उसके लिए प्रतिक्रिया करें, रिस्पॉन्स करें। लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? कभी राइट्स, मतलब आंदोलन करेंगे, मारपीट करेंगे, जलाएंगे, मतलब कैसे भी हो लोगों को एक भयानक, मतलब बोलते हैं ना कि वायलेंस, इसमें पहुंचाना है। और जब वायलेंस होगा, भूखमरी होगी, सारी जगह त्राही त्राही मचेगी, तो लोग क्या करेंगे? आवाज करेंगे, बचाओ बचाओ, कोई तो उपाय दे दो, कोई तो हेल्प करो। बस ये चीज हुई कि उन लोग अपना समाधान लेके आते हैं हमारे साथ, और उन लोग जो बोलते हैं उसको हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारी हालत ही खराब होगी। इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सब हुआ। इसलिए देखो, ये जो पैटर्न है आपको कई जमाने से दिखाई दे रहा है। मैं तो कहती हूँ कि लोग उसको 200 साल बोलते हैं, मैं तो कहती हूँ जब से मनुष्य समूह में रहना सीखा तब से दिखाई दे रहा है। पाखंड तब से चला आ रहा है, ठीक है ना। ये पाखंड का जो अन्याय और पक्षपात है, जो इसको पाप कहते हैं, इसका पैटर्न ही ऐसा होता है कि समस्या बनाओ, लोगों का रिस्पॉन्स लो और उसके बाद आप उनको समाधान दो।
तो आपका जो समाधान है कंट्रोल करने वाला समाधान ही आएगा, ठीक है? जबकि प्रकृति में ईश्वर ने कैसा बनाया है? ईश्वर ने सबको ऐसा सिस्टम में बनाया है कि जो भी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आप अपने आप से अपने ही जगह में उसको ठीक कर सकते हो। हम्म, मतलब एक ऐसा जमाना रहा है जहाँ पर इस प्रकार के मतलब हम कम्युनिटी में रहना सीखे थे, आराम से रहते थे, बिना किसी जात-पात ये व्यवहार के रहते थे। पर जब से पाखंड आया, पाप, अन्याय और पक्षपात, पाखंड, अन्याय, पक्षपात शुरू हो गया, आपको ये पैटर्न हमेशा दिखाई देगा। इसीलिए फिर हमको राजा की ज़रूरत होती है, युद्ध की ज़रूरत होती है, फिर संस्था बनाओ, ये बनाओ, सारा सिस्टम यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप उसी सिस्टम में समझो कि जो कोविड नाम की इस बीमारी को भी उसी लिए लाया गया, जबकि इस बीमारी से मरने की कोई जरूरत ही नहीं थी, हमारे पास उपाय था। तो क्या कर दिया, उपाय कोई नहीं देना भाई, हम देंगे, हम जो बोलते हैं वो करोगे। कौन बोलेगा? WHO। हाँ, हम परिभाषा बदल देंगे, बीमारी की परिभाषा बदल देंगे, पैंडेमिक की परिभाषा बदल देंगे, सब चीज की परिभाषा बदल दिए पहले। जैसे परिभाषा बदली उसका उपाय बदल गया। मतलब उपाय में कोई दवाई नहीं है, दवा नहीं है तो हमको तो टीका ही लगाना पड़ेगा। बिना टीका के अरे लोग तो परेशान हो गए, क्योंकि आपने इतना वीडियो बना बना के दिखा दिया कि लोग गिर गिर के मर रहे हैं। हाँ, ये सारी चीज दिखा के लोगों को ऐसा डरा दिया कि आप घर से बाहर निकलोगे तो आप मर जाओगे। मतलब और कैसा सारे मीडिया में प्रचार हो रहा है। इतना पैसा खिलाया इन्होंने मीडिया को आज तक कि सब एक जैसे कहानी बोल रहे हैं, तो फिर जो दूसरा जो बोल रहा है उसको कौन सुनेगा? इतना जो हमको सरकार जो है हमारे लिए सब करती है, वो हमारा बुरा कैसे करेगी? ये शंका भी हमको करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। यहाँ पर मीडिया जो है हमेशा न्याय के लिए लड़ाई करती थी, आज वो अन्याय का साथ कैसे दे सकती है? तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग कॉन्स्पिरेसी थियरी वाले, ऐसा सिचुएशन से तैयार कर दिया और हमको डरा दिया। और फिर क्योंकि देखो इनका पूरा उद्देश्य क्या है? कंट्रोल करना, मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करना, जो कि प्रकृति के विरुद्ध में है। प्रकृति के अगेंस्ट में काम कर रही है ये सब चीज। प्रकृति ने स्वयं हीलिंग सिस्टम बनाया है, ये बोलते नहीं तुम अपने आप को हील नहीं कर सकते हो। प्रकृति बोलती है हर बीमारी का इलाज है, ये बोलते हैं नहीं भैया बीपी का इलाज नहीं है, शुगर का इलाज नहीं है, थायराइड का इलाज नहीं है, फलाना का इलाज नहीं है, अब कोविड का भी इलाज नहीं है। जो इलाज है बोलते हैं उन लोगों को तो पहला उठा के जेल में डालो, इनका मुंह बंद करो। तो जो कंट्रोल करने वाले होते हैं इसलिए हम उनको कहते हैं शैतान है, पापी है। पापी का मतलब फिर से मैं बोल रही हूँ, पाखंड, अन्याय, पक्षपात करने वाले, ठीक है ना? उनको यही रास्ता पसंद आता है क्योंकि वो चाहते सिर्फ हमारा भला हो, बाकी सब के सब चना फोड़ने जाए, ठीक है ना? तो इस सिचुएशन को ऐसा लाया कि इसके बाद एक ऐसा बिल आना चाहिए जिससे कि हमारे जैसे और आपके जैसे लोगों की मुंह हमेशा बंद होनी चाहिए। क्योंकि अभी हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं, यदि किसी के पास इलाज नहीं है और किसी ने कहा कि उनके पास इलाज है तो उनको इलाज करने का हक है, उन लोग ये हक निकाल देना चाहते हैं। इस कारण से उन लोगों ने एक पब्लिक हेल्थ पॉलिसी 2017 का लाके रखा है, ड्राफ्ट बनाकर। कब से इन लोग की प्लानिंग है सोचो। उसमें ये लोग हर चीज में उलझन ही उलझन है, कंफ्यूजन है। एक मतलब छोटा सा डीएम को तक उन्होंने अधिकार दे दिया है कि यदि आने वाले समय में किसी प्रकार के महामारी की संभावना हो तो, शब्द देखो संभावना, पॉसिबिलिटी हो तो भी हम तुरंत इस एक्ट को लागू कर देंगे, न्यू पब्लिक हेल्थ पॉलिसी लागू हो जाएगी। तो उसमें आपके एरिया का जो भी मुखिया होगा, डीएम होगा, उसको भी अधिकार है कि आपको बोले कि घर में बंद रहो तो बंद रहना पड़ेगा, इलाज नहीं है दूसरा कोई इलाज नहीं ले सकते, हमने जो इलाज दिया है वही आपको लेना पड़ेगा, आपको हमने टीका लगाना है तो टीका लेना पड़ेगा।
ठीक है ना? ये पहला ही, और इसीलिए पब्लिक हेल्थ पॉलिसी बनाया, नहीं तो हमारी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही थी। हालाँकि पूरा एफिशिएंट नहीं था, बहुत सारे घोटाले हैं उसमें भी, लेकिन उससे भी बड़ा घोटाला वाला लेके आ रहे हैं अभी। और कैसा, लॉकडाउन के टाइम में इसको संसद में पास करके लेने का सारा इरादा से तैयारी। अगला लहर आएगा, चौथा लहर, पाँचवा लहर, डराते जाओ। मंकी पॉक्स, हाँ, गैया पॉक्स, सारे पॉक्स के नाम से डराओ, डराओ, डराओ और इसको निकाल के लाओ। परंतु देखो, ऊपर वाला भी उस्ताद है भाई, दुनिया तो उसी की है ना? कितने भी षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन ऊपर वाला तो एक आदमी के सच्चा खड़ा कर देगा और ऊपर वाला उसके साथ में है, तो सारी दुनिया उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाए, जीत तो उसी की होगी जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है। तो ये घोटाले के बारे में पता चल गया, तो बस हम और कहते हैं अवेकन इंडिया मूवमेंट जैसे लोग सामने आ गए, जिसमें हम लोग हैं, बहुत सारे लोग मिल गए जो सच्चाई को समझते हैं और हिम्मत रखते हैं बोलने की, सारे मिल गए। अच्छा वकील भी मिल गया, ठीक है ना, नीलेश ओझा जी, दीपाली ओझा, ये लोग ने सब ने अलग अलग प्रकार से अपना अपना चक्रव्यूह को इतना बढ़िया खेला कि आज इन लोग का ये सारा खेला है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आज हम प्रश्न पूछ रहे हैं क्यों, है ना? तो हम ऐसे पोजीशन में पहुंच गए हैं कि बहुत सारे लोगों ने अभी लेटर भेज दिया है। हम चाहते हैं कि जो मुझको सुन रहे हैं वो भी इसको ध्यान दें। आपके व्हाट्सएप में, आपके टेलीग्राम में ये लिंक आता होगा जिसमें लिखा है कि आप इसको, ये आप लिंक को क्लिक करोगे, हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, मेरे को लगता है 3 भाषा में है उधर। आप इसको क्लिक करो तो सीधे अलग-अलग ऑफिसर्स को, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, सबको ये लेटर पहुंचेगा कि हमें ये मंजूर नहीं है। ये एक अच्छी बात है डेमोक्रेसी की। अब हमारा देश कर क्यों रहा है ये ऐसा? वही तो, क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लोग यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और वो हर सदस्य को इनका कानून पालन करना पड़ रहा है। अब इसको अपोज कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, उनके कोई भी मंत्रीगण नहीं कर सकते। उन लोग अपोज करेंगे तो उन लोग को उड़ा देंगे। तो करेगा कौन? आप और मैं। क्यों? क्योंकि हम मालिक हैं। पर आप और हम तो इतने सारे जितने होना चाहिए ना इस आंदोलन में, उतने लोग आ रहे हैं क्या? उतने लोग जाग रहे हैं क्या? बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ गया है। अभी बूस्टर डोज के लिए भी लोग जाते नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं जो बहुत अधिक सरकार के ऊपर विश्वास करके चलती है, वो लोग सब गए हैं। अदरवाइज सब जगह से रिपोर्ट आ रहा है कि लोग आ नहीं रहे हैं। सरकार ने बहुत कानून लगा के भेजा, और सरकार कानून भी नहीं लगा सकती हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ खड़ा, हाई कोर्ट है अपने साथ में। मास्क लगाना कहते हैं अनिवार्य नहीं है, टीका लगाना अनिवार्य नहीं है, टेस्ट करना अनिवार्य नहीं है, तो ये सब चीजों को जबरदस्ती नहीं कर पा रहे हैं। फिर कुछ लोग हैं जो अनजाने हैं, जो लोग इस प्रकार की खबर देखते नहीं है, सुनते नहीं है, उन्हीं लोग जाके लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये एक अच्छी बात हो गई कि इतने सारे लोग अलग अलग जगह पे, हर स्टेट में सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, इसका सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, उसका असर तो दिख रहा है। और हालांकि हमें किसी भी प्रकार से ढीला होके बैठना नहीं है। अभी हमें पूरी तरीके से तब तक के लड़ना है जब तक कि ये सारे कबालों का, लेकिन घोटाला बाहर आके इन लोग को जजमेंट सीट में लाके, लेकिन वहां से सबको जेल में नहीं पहुंचा दे, तब तक की ये लड़ाई है। नहीं तो हमारे आने वाले जनरेशन को ये जीने नहीं देंगे। ये हमारे खाने पीने को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। जबकि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है आजादी और समूह के साथ में जीने के लिए, गुलामी और समूह के लिए नहीं रखा है। ठीक है? तो वन वर्ल्ड ऑर्डर, ये चीज लाने की सोच रहे हैं। तो वन वर्ल्ड ऑर्डर इनके हिसाब से नहीं होने का है, वन वर्ल्ड ऑर्डर जो सृष्टि करता है उसके हिसाब से होने का। उन्होंने ऑलरेडी, गॉड इज गॉड फॉर ऑल द यूनिवर्स यार।
हाँ, हमें और किसी की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने समूह में अपने अपनी जिम्मेदारी लेकर जिए। हमें जो भगवान मिला है, हाँ, जो भूमि गगन वायु अग्नि नीर ये मिला है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ले, है ना। किसी कहते हैं पूर्ण निष्पक्षता के साथ में, न्याय के साथ में हर योजना को हम बनाएं, तो पाखंडी अन्यायी और पक्षपाती लोग अपना कहते राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इतना तो मैं ठोक के कह सकती हूँ कि भाई सच्चाई मजबूत होती है हमेशा, सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी मतलब मिनरल थेरेपी के ऊपर आऊंगी जी। कि वो कैसे काम करता है और अलग अलग बीमारियों के लिए शुरू कोविड या जो भी है उसके ऊपर कैसे किया और नहीं वो बोलेंगे उसके बाद जो आप ये पनीर टिक्का की जो भी इफेक्ट्स आए हैं जो वहां पे टेस्ट करने के बाद आपने बोले थे कोई जब आपसे मिली थी मुंबई में तो आप बोली थी कि आपकी कोई पेशेंट मतलब सडनली उन्होंने देखा नाडी डाई में टेस्ट किया और वो सब जानना चाहूंगी मतलब ट्रीटमेंट करते हुए तो जो भी एक्सपीरियंस हुए पहले मिनरल के बारे में बताइए फिर वो कैसे इसकी इफेक्ट्स को दूर करे उसके आपकी एक्सपीरियंस पूरा। बिल्कुल। इस देखो इस दुनिया में अलग अलग प्रकार की थेरेपीज हैं, क्योंकि हमारे नेचुरल थेरेपीज को ज्यादा मैं ध्यान दूंगी। नेचुरल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नेचर से आता है, आपको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब हमारा शरीर विष से भर जाता है, मतलब विष के अणु हमारे कोशिकाओं में बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं, तो हमारा शरीर संकेत देता है कि बुखार आ गया, दर्द हो रहा है, सूजन आ गई, मतलब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया या शुगर ज्यादा हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अलग अलग प्रकार से हमें संकेत मिलता है। तब हमको ये मान लेना चाहिए कि जिंदगी में अपने जीने की शैली बदलनी ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहला होता है नेचुरल थेरेपी। नेचुरल थेरेपी में आप अपना हवा मतलब भगवान की पूजा ठीक से करो मतलब भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये जो आपके शरीर में जा रहा है वो प्रदूषित होके तो नहीं जा रहा है, ठीक है, प्रदूषित होके जा रहा है क्या, यदि सही तरीके से जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि बाहर निकलने वाला ठीक से निकल नहीं रहा है। आखिर इतना विष के अणु हमारे शरीर में आए कैसे, ठीक है ना। बस आपने अपना खाना पीना ठीक किया, हवा पानी और भोजन ये ठीक किया, आपका शरीर अपने आप अपनी चंगाई कर देगा। पहला इलाज। अब ऐसा हुआ कि भाई हमें अपना खाना पीना ठीक करने का मौका नहीं है, तो हम क्या करते, प्रोसेस्ड नेचुरल मेडिसिन, ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा जिसमें हम लोग ने थोड़ा सा बोलते ना उसको पीसो काटो पकाओ, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करो, हाँ कुछ विधि से उसको तैयार करो, उसको तैयार करते हैं। तो उसमें आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी का पद्धति है, सिद्धा पद्धति है, होम्योपैथी है और मिनरल थेरेपी है ना। मैं मिनरल थेरेपी करती हूँ, लवण चिकित्सा कहते हैं जिसको। ये सारे प्रोसेस्ड होते हैं पर नेचुरल होते हैं। कोई हमारे सॉल्ट से बनता है, जैसे लवण चिकित्सा है, लवण है सॉल्ट है, और सॉल्ट मतलब अपना सेम जो हम लोग टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रहता है, उसको आप एक्टिवेट करते हैं, सिट्रिक एसिड से एक्टिवेट करो, एप्पल साइडर विनीगर से एक्टिवेट करो या स्टमक एसिड से एक्टिवेट करो, उसमें से एक बढ़िया पदार्थ निकलता है, गैस निकलता है जिसको क्लोरीन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब इसका नाम हमने रख दिया गुरु चेला। और एक है DMSO, डी मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, जो कि लकड़ी के गरम भट्टे में गरम करने के बाद उसमें से निकलता है, ठीक है ना। ये नेचुरल प्रोडक्ट है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, उससे ट्रीट कर देते हैं। आयुर्वेदाचार्य हैं जो आयुर्वेद से ठीक करते हैं। ऐसे अलग अलग आचार्य अपने अपने जगह पे हैं, ये प्रोसेस्ड मेडिसिन में आते हैं।
और एक होता है, देखो हम लोग का शरीर एनर्जी से भरा होता है, अग्नि एनर्जी है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की एनर्जी। तो हमें एनर्जी हीलिंग भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी से हीलिंग करो, ऑरा हीलिंग करो, रेकी का इस्तेमाल करो, या फिर रेकी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, और और भी कई मेथड्स हैं जो कि हमारे एनर्जी को ठीक करती है। मतलब हमारे शरीर को हील करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं ऑलरेडी, और उसके ऊपर लोगों की पांडित्य है। मतलब आप आयुर्वेद पकड़ो तो 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मतलब इतना, इतने सारी जो नेचुरल पद्धति है जिसको आपको अभी टेस्ट करके देखने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सदियों से, हजारों सालों से मनुष्य के ऊपर, जानवरों के ऊपर इसको ऑलरेडी टेस्ट करके और उसको सफलता के साथ देखा हुआ है। कोई लैब खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसी दवाएं हमारे पास हैं। तो इन दवाओं का इस्तेमाल करके शरीर के टॉक्सिन को निकाल दो और आप चंगे हो जाओगे, ठीक है ना। सो जो ये चिकित्सा जो है, जो लवण चिकित्सा जो है, वो मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं उससे करीब 95%, 95% डिजीजेस को इसमें हम हैंडल कर लेते हैं। उसमें जो 5% हैंडल नहीं होता है, उसमें हम दूसरा इलाज को साथ में मिक्स कर देते हैं। नेचुरोपैथी को वैसे ही मिक्स कर देती हूँ। उद्देश्य क्या है? चंगाई, हीलिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। अब किसी को बहुत महंगा मेडिसिन पसंद है, महंगा ले लो भाई। जिसको सस्ता चाहिए, सस्ता भी मिलता है। प्रकृति में सबके लायक सबको मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो ये जो लवण चिकित्सा है जो हम करते हैं, वो पिछले 11 साल से हम करते आ रहे हैं। और मैंने देखा है कि कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, कोई स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है। बहुत कम मैं पैरासिटामोल यूज करती हूँ या कोई पेन किलर यूज करती हूँ। उसमें भी अभी विश्वरूप रॉय चौधरी का कई मेथड्स को इस्तेमाल करती हूँ। तो उसमें फीवर के लिए आजकल 2 घंटे वाला कहते हैं हीट थेरेपी है। अब किसी को किडनी का डायलिसिस करना है तो ग्रैड सिस्टम है। ऐसे कितनी सारी चीजें विश्वरूप रॉय ने खुद लेकर आ गए। तो हम लोग के लिए एक मजेदार कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम इस कॉम्बिनेशन को करके सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। अब बीमारी का नाम ले लो, इतने हैं कि कई बार उन लोग ठीक नहीं हो पाते हैं जो एकदम आखिरी मोमेंट में आते हैं, जब शरीर पूरी तरह से खराब हो गया होता है, एकदम वेंटिलेटर में चले गए या फिर एकदम से क्या बोलते हैं ना, वो कोमा में चले गए। उसके बाद आपके शरीर की एबिलिटी नहीं रहती इतना कोप अप करने की। अदरवाइज प्राकृतिक चिकित्सा में इमरजेंसी से लेकर धीरे तक सब ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो जब आपको एफिशिएंट दवा मिल गई तो इनएफिशिएंट दवाओं पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा तो सिंपल थियरी है, जब आपके पास एफिशिएंट मेडिसिन है तो जो मेडिसिन साइड इफेक्ट करते हैं उसको साइड में रख दो। जो मेडिसिन आपको बोनस इफेक्ट देते हैं उसको गले लगा लो, स्वस्थ रहो, ठीक है ना, खुश रहो, और अपना जिम्मेदारी अपने प्रकृति में पूरा करो। फिर बीमार पड़ने की जरूरत नहीं, आराम से आप कितना भी उल्टा सीधा खाओगे ना, मतलब आप इतना बीमारियों का इलाज सही करोगे, प्रकृति चिकित्सा से करोगे, 100 से 120 साल आपको इस पृथ्वी पर जीने को मिल जाएगा, है ना। जरूर, ये सबको समझना चाहिए। मतलब अभी भी लोग अंधे होके वही एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। जब सारे लोग समझ जाएंगे तो दुनिया बन जाएगी हेवन। बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत बन जाएगी। तो हाँ, तो अभी जो इस टीके की जो साइड इफेक्ट की जो बात है, वहां पे मिनरल थेरेपी कैसे काम कर रही है वो आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हुआ कि हम तो वैसे ही ट्रीटमेंट करते आ रहे थे, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं इन लोगों ने हमें बताया था कि भाई इसका सेल में क्या इफेक्ट होता है। तो जब कोविड की बीमारी और इसके टीके के अंदर का सब्सटेंसेस के बारे में पता चला, तो हम लोगों ने उसके ऊपर भी पूरी स्टडी कर दी कि ये दवा कैसे काम करेगी। और हमारे वैज्ञानिकों ने कह दिया अरे ये तो परफेक्ट काम कर रही है, इसलिए तो हम इतनी हिम्मत के साथ चले गए थे। तो फिर क्या हुआ कि मेरे पेशेंट्स लोगों के साथ में जब वो बड़े मजबूर हो गए थे, तो मैं उन लोगों ने जब मुझे कॉल करते थे कि हमारी मजबूरी है,
हम क्या करें? तो मैं उनको कह देती थी कि भाई आप दवा लो जाने से पहले, अभी पैच भी लगा दो स्किन में, और आने के बाद 21 दिन तक पूरा दवा लेते रहो, हाँ, ठीक है ना? प्रति घंटे दिन में 8 बार लो और सब निकल जाएगा। तो मेरे सारे पेशेंट्स, एक भी पेशेंट को कभी कंप्लेन नहीं आया, सबके सब सही थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक नया पेशेंट आ गया और आ गई बेचारी वो आंखों में सूजन लेकर। तो मैंने उनसे पूरा हिस्ट्री पूछी क्या है, तो पता चला कि उन्होंने सीधे ही बोल दिया, भाई ये मेरे को लगता है टीके के बाद ही मुझे हुआ है। उन्होंने नहीं खुद तो अक्सर लोग है ना, अक्सर लोग पहले से नहीं बोलते, पर ये पेशेंट बहुत क्लियर थी अपने दिमाग में। बोले कि टीका लेने के 3 हफ्ते के बाद मेरी एक आंख में सूजन आ गई। तो बेचारी गई आंख वाले डॉक्टर के पास में, और उसने वहां हमको स्टेरॉइड, अब देखो हमारे एलोपैथी में ऐसा होता है ना, हमें समझ में नहीं आता तो स्टेरॉइड दिलवा देते हैं ताकि वो फटफट इमरजेंसी काम कर ले। स्टेरॉइड से 5 दिन ठीक रहा, फिर दूसरे आंख में आ गई। उसके बाद फिर आपका 5 दिन ठीक रहा, फिर वापस पहली आंख में आ गई भाई। तो अब थोड़ी घबरा गई हो, बोले कि ये तो कुछ गड़बड़ ही है, स्टेरॉइड तो थोड़े दिन के लिए काम कर रहा है। तो उसके परिवार में कोई तो अपनी लवण चिकित्सा ले रहा था, तो उसने कह दी थी हाँ, वो लवण चिकित्सा लेने वाली जो ऐसी थी कि उसको इतनी भयंकर अर्थराइटिस थी, भयानक अर्थराइटिस और रोमैटिक अर्थराइटिस, और ऐसी हालत, ऐसी दुबली पतली हो गई, सारे जॉइंट्स पेन। और वो कहती थी मुझसे कि मैं तो अब मरने वाली हूँ, मैं अब कोई दवा नहीं लूंगी क्योंकि दवा का कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो एक दिन मुझसे मुलाकात हुई, मैंने उसके हाथ पर धर दिया, दवा ले, मैं घर में पहुंच के बताऊंगी क्या है। तो वो ठीक हो गई थी पूरी तरीके से। तो वो क्या करती थी, सबको बोलती थी। तो उसने इनको बोल दी इस परिवार में, बोले कि आप जरा इसको ट्राई करो। तो ऐसा करके वो आ गई थी मेरे पास। तो मैंने बोला यार ये तो सूजन वूजन लेके आई है, मेरा एक भी पेशेंट ऐसा तो आया नहीं अभी तक के, ये तो नई पेशेंट है। तो मैंने उससे बोला कुछ टेस्ट वेस्ट किया क्या? तो उसने, अरे हमारे यहाँ तो टेस्ट बहुत होता है, हमारे एलोपैथी वाले लोग बहुत टेस्ट करते हैं। बोली बहुत बढ़िया, सब टेस्ट, सारे टेस्ट देख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इधर उधर प्रॉब्लम, पर एक जगह आके मेरी आंख अटक गई। और बोले कि ये बड़ा अजीब सा रिपोर्ट आया भाई। और बोले कि इसमें शुगर के लिए टेस्ट किया, पर टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वेरिएंट हीमोग्लोबिन है, और वह कहते हैं आरबीसी जो है वो हम लोग, उसका शेप कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, रेड ब्लड सेल का शेप अलग दिख रहा है। अरे अपन ने शुरू कर दिया दवाई। शुरू करने के बाद 4-5 दिन में सूजन भी चली गई, 21 दिन में आके उसने रिपोर्ट भी लाया तो सारा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। तब हमारे दिमाग में एकदम से आ गया कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब तो अपन को फर्स्ट हैंड हाथ में मिल गया। उसके बाद फिर दूसरा एक पेशेंट आया था, और उसको अपने भाई के लिए आया था, उसके भाई को कुछ कुछ तबीयत खराब थी। तो दवा के बारे में सुनने के बाद बोला मेरे को भी इच्छा है, मैं भी लूंगा, डिटॉक्स करूंगा अपना। तो मैंने बोला भाई आपको को तकलीफ वकलीफ कुछ नहीं है तो काहे का डिटॉक्स करने का है? क्योंकि जब मेरे से कोई बहुत लंबा लंबा बात करता ना, ये दवाई के अंदर क्या है, ये क्या नहीं है, ऐसा शंका वाली बात करते ना, फिर मेरे को लगता है उन लोग को अपन दवा दे दो बिना कोई प्रॉब्लम के, तो उन लोग को और भी शंका बढ़ जाती है। तो मैंने उनसे कहा जी आपको तबीयत बिल्कुल सही है तो आप ये दवा मत लो क्योंकि इससे आपको कुछ फर्क पता नहीं चलेगा। बोला नहीं नहीं मुझे तो लेना ही है। फिर मैंने उससे ऐसे पूछा टीका लिए हो क्या जी? उसने बोला हाँ 2 टीका लिया हूं मैंने। बोले अच्छा ठीक है भाई चल टेस्ट करके आ जा। तो मैंने भेज दिया उनको, डी डाइमर, हेमेटोलॉजी, लिवर फंक्शन टेस्ट करके आए। लिवर फंक्शन नॉर्मल है, हेमेटोलॉजी नॉर्मल है, लेकिन डी डाइमर मतलब उसके शरीर में क्लॉट, ब्लड का खून का थक्का घूमने का जो है इतना ज्यादा, नॉर्मल होना चाहिए था कितना 0.5 होना चाहिए और उसका था 6.4। मतलब इतना खून का थक्का घूम रहा है। मैंने सोचा अरे ये पता नहीं कब टपक जाएगा। तो मैंने उसको ज्यादा डर, मैं ऐसे तो कभी डराती नहीं अपने पेशेंट को, मैं उसको ऐसी बोली शांति से, देख थोड़ा हाई है, आप ऐसा करो कि शुरू कर दो दवाई। लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ, सब तो नॉर्मल है मेरा, ये इतना सा हाई होने में क्या है? बोली इतना सा हाई नहीं है, बहुत हाई है। एनीवे जाके वो अपने घर में अपने परिवार वालों से, कोई था मेडिकल वाला, उनसे पूछा तो उसने भी एकदम आंख पे कर लिया। बोले अरे बाप रे, बोले आप तो दवा ले लो। तब बोला कि चलो मैं आपका दवा लेता हूँ, देखता हूँ कि इसको ठीक होता है कि नहीं। बस मजा आ गया, बहुत सिंसियरली लिया उसने। डीएमएस तो मेरा जो अकेला है वो 20-20 ड्रॉप दी मैंने उसको
दिन में 4 बार, और गुरु चेला को भी दे दी उसको जी भर के, और अच्छे से वो ले सका, 20-21 ड्रॉप तक पहुंच गया था, और 21 दिन में रिपोर्ट नॉर्मल। तो मुझे भी बड़ा मजा आया, उसको भी बहुत अच्छा लगा, नहीं तो वो मर जाता तो हफ्ते में टपक गया होता कार्डियक अरेस्ट होके। ठीक है ना, मैं इसको कहती हूँ वैक्सीन इंड्यूस्ड कार्डियक अरेस्ट, हिंदी में कहती हूँ टीका टपक। टीका टपक में किसी को मतलब कोई महसूस ही नहीं होता, बस अचानक से कुछ रेस्टलेसनेस महसूस हुआ और चक्कर आ गया, या फिर उनको बोलते ना पेट में दर्द हो गया कुछ, और अचानक से वो गिर के खत्म, ऐसा होता, टाइम ही नहीं मिलता, मुश्किल से 4 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस मुझे मजा आ गया, अरे अपन तो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद फिर शुरू कर दिया हमने सबका टेस्ट लेना। अभी तो मैं सभी को, अब मेरे पेशेंट, कोई भी पेशेंट आते हैं तो मेरा एक प्रश्न एकदम पक्का रहता है, आर यू वैक्स, कहते टीका लगा हुआ है आपको? हाँ, तो भाई 3 टेस्ट कर लो। मैं फिर से बोल रही हूँ 3 टेस्ट, डी डाइमर क्लॉट के लिए, हिमेटोलॉजी जिसमें आपका WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ESR, ये सब चीज का पता चलता है, और फिर लोगे लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें हमें पता चलता है कि कौन कौन सी एरिया में कौन सी कोशिकाएं डैमेज है, वो डैमेज पूरा लिवर में दिखाई देता है। ठीक है ना, सो इतना दिख गया तो बस अपना इलाज शुरू करो और अपने आप को बचा लो, है ना। इमरजेंसी स्थिति भयानक होती है, एक तो है कार्डियक अरेस्ट का इमरजेंसी, आपको मौका नहीं मिलता, और दूसरा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। 24 महीने टीका लगने के 24 महीने तक ही आपको मौका है, 24 महीने के बाद में आपके शरीर में कोशिकाएं गड़बड़ करेंगी। कौन बचेगा? सिर्फ वही जिसको नकली टीका लगा हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसिबो, मतलब उसके अंदर पानी रहेगा या नॉर्मल सलाइन रहेगा। ठीक है, और कौन बचेगा? जिसने नकली सर्टिफिकेट लिया हो। ठीक है ना, नकली सर्टिफिकेट लेना बहुत अच्छी बात है, लो। क्यों? क्योंकि उससे जान बचेगी। आपको असली टीका लगा तो जान गई, या तो टपकेंगे या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से हम हॉस्पिटल के चक्कर मार मार के अपने घर में जितनी मेहनत की कमाई करके रखे थे वो सारी कमाई उड़ाना पड़ेगा। उससे अच्छा है 24 मंथ्स का जो आप बोल रहे हो वो इसके बाद आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी काम नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल काम करेगी। 24 महीने में सिम्टम सबको दिखाई देंगे। कोई को बोलता हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। भाई मैं बोलेगी या तो प्लेसिबो लग गया होगा, पर प्लेसिबो बहुतों को नहीं लगता है, मुश्किल से 4-5% लोगों को लगा होगा, है ना। बाकी को सबको तो रियल लगा है, तो कई लोग का अभी सिम्टम नहीं है, तो मैं या तो ब्लड टेस्ट करोगे तब पता चलेगा, या फिर 24 महीने के बाद पता चलेगा। ठीक है ना, इसलिए 24 महीने का टारगेट रखा है, क्योंकि वो मिनिमम उतना है। मैक्सिमम किसी किसी का थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाएगा, पर अल्टीमेटली दिखाई देगा ही, क्योंकि इस वैक्सीन के अंदर में, चाहे वो भारत का हो चाहे दूसरे देश का वैक्सीन हो, सबके अंदर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। उनमें से 2 को तो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक है स्पाइक प्रोटीन, दूसरा है ग्राफिन। ये दोनों हमेशा हमारी कोशिका को नुकसान ही पहुंचाएंगे, इसमें कुछ अच्छाई नहीं है। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिकॉर्ड निकाला है उन्होंने कि इस अभी को क्या कहते हैं, टीका शुरू होने के बाद से, मतलब 2021 और 2022 में, या 2021 और 22 में कार्डियक अरेस्ट 51% से ज्यादा हो गया है। अचानक से कैसे? पर वो ये नहीं बोलेंगे कि टीका लगा करके, इसलिए अभी हम लोग ने RTI डाला है कि भाई इसमें से कितने लोगों का टीका लगा था। वही तो, और कैसे हो रहा है? बिल्कुल, मतलब कोई पता नहीं, जिनके साथ हो रहा है उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बहुतों को नहीं आ रहे हैं शायद, क्योंकि मैंने मेरे जान पहचान के कोई है जो बात कर रही थी, उनके किसी मतलब फैमिली मेंबर की ऐसे ही सडनली आफ्टर टेकिंग दिस
6 मंथ के अंदर ऐसा हो गया सडन कार्डियक अरेस्ट। तो मैं जब बोली तब वो बोले हाँ अच्छा ऐसा, मतलब उनको स्ट्राइक भी नहीं किए कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी तैयारी ही ऐसा बनाया गया है। सरकार ने डॉक्टरों को कह दिया है कि कोई भी डेथ को आप वैक्सीनेशन से कनेक्ट नहीं करोगे। किससे कनेक्ट करोगे? कोविड से कनेक्ट करो। लॉन्ग कोविड से कनेक्ट करो। नया कोविड का नाम लगा के कनेक्ट करो, पर वैक्सीन से कनेक्ट नहीं करोगे। टीके से कनेक्ट कर दिया तो बेचारे की नौकरी चली गई। और फिर भैया WHO तो माई बाप है, ठीक है ना, वो तो नौकरी देने वाला है। तो जिन जिन डॉक्टरों को अपना नौकरी और अपनी तनख्वाह और अपना बोलते हैं ना कि करियर और अपना इनकम का पड़ा है, वो बोलता है कि यार क्या करें, हमारा धंधा ही ऐसा है, मरने तो लोग मर रहे हैं। तो अभी ऐसा हो गया है, जब कोई गाना गाते हुए मर रहा है, खेलते हुए मर रहा है, तो हमारे जनाब डॉक्टर लोग बोलते हैं अब नया चीज, न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल क्या है कि भाई ज्यादा उत्तेजित होकर गाना नहीं गाना। वही। हाँ, अरे तुम तो उत्तेजित होने के लिए तो गाना गाते हो, उत्तेजित होने के लिए डांस करते हो, खेल करते हो, और उसमें ही उत्तेजना नहीं होना चाहिए। मतलब आप अब धीरे धीरे गाना गाओ, धीरे धीरे खेलो। तो मैं बोली अब जो नींद में मर रहा है उसको क्या बोलोगे? धीरे धीरे तो बोलेगा ज्यादा सोने का नहीं, तो सोना छोड़ दो। मतलब कोई लॉजिक के बिना बात करते हैं हमारे डॉक्टर लोग। अब उनको बोलो कि भाई ये टीका से कनेक्ट करो, नहीं नहीं नहीं, ये टीका से कनेक्ट करना नहीं है, क्योंकि सरकार ने बोल दी ना नहीं करना है। इतना मतलब बोलते हैं ना कि ना तो कॉन्शियस है उनमें, और पूरी अपने आप को गुलाम कर दिया है, सिस्टम के गुलाम, और इंसान को मारते जाओ, ठीक है ना। तो ये जो टीका है उसका नुकसान है, और उसका नुकसान दिखेगा। अब उसकी कहानी कोई कैसे भी बता दे, जिसको बचना है वो अपनी कहानी में जो ट्विस्ट है उसको समझने की कोशिश करेगा कि कहानी में ट्विस्ट कैसा है जी। हमको ये नया नॉर्मल क्यों बोला, न्यू नॉर्मल। एबनॉर्मल को एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो उसका शब्द बदल दो, न्यू नॉर्मल। तो मैं क्या बोल रही हूँ लोगों को, जैसे कि मैं बोली ना पापी, पापी बोलने से पाखंड, अन्याय, पक्षपात है करके समझ में नहीं आता। वैसे ही न्यू नॉर्मल बोलने से एबनॉर्मल क्या है समझ में नहीं आता। एबनॉर्मल असामान्य चीजों को हमें जबरदस्ती पिलाया जा रहा है, जबरदस्ती ठोका जा रहा है, इंजेक्शन के रूप में, टीका के रूप में, और हमको बोला ये न्यू नॉर्मल है। आपको मालूम होगा कि अभी इन लोगों ने कम्युनिटी को ऐसा बता दिया है कि अब जो समस्या तो बड़ा करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको सोशल क्रेडिट देंगे। आपके सोशल क्रेडिट के हिसाब से आपको सुविधा मिलेगी भाई, डरावनी। यस। हाँ, इन लोग का सोशल क्रेडिट है CQRS। ऐसा 4 कैटेगरी में बांट रहे हैं, जैसे कि हम लोग के बाप दादे जो पाखंडी निकले, जो अन्यायी और पक्षपाती निकले, पापी, उन लोगों ने जाति प्रथा को गड़बड़ कर दी। वो प्रथा को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सही चलने के लिए बनाया था, लेकिन उसको उन्होंने टाइट कंपार्टमेंट में डाल दिया कि इस पर्टिकुलर जात में जो पैदा हो वही जात रहेगा, अपना जात बदल नहीं सकता। ये पाखंडपन, वही चीज एक नया रूप में, न्यू नॉर्मल के रूप में ला रहे हैं 4 जात में। कॉमन, CQRS। देखो अभी का नया जात का नाम है CQRS। C से कॉमन मैन, उनका सोशल क्रेडिट अलग है। देन कहते हैं Q से क्वारंटाइन पीपुल। कौन क्वारंटाइन हो गए? जो उनकी बात नहीं मानेंगे उसको रख दो क्वारंटाइन में, है। R से रेस्ट्रिक्टेड, इन लोगों को कुछ करने दिया जाए, जिसको बैंक अकाउंट खोलने का परमिशन होगा, इसको नहीं होगा परमिशन, ऐसा वाला। इन लोगों को वैक्सीनेशन कंपलसरी। जो कॉमनर होंगे, क्वारंटाइन होंगे, रेस्ट्रिक्टेड होंगे, R से रेस्ट्रिक्टेड, इन लोगों को इतना टीका लेना जरूरी है। ये लोगों के पास इतना फाइन इनको ठोकेंगे, इनके बैंक में
उतने अमाउंट से ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इन लोग बढ़ा रहे हैं, इस कारण से इनका काटो, है ना। जैसे कि हमारे देश में पैसा जो था, धन, उसको ब्लैक मनी और व्हाइट मनी बोल के इन्होंने चेंज करके लोगों का दिमाग खराब कर दिया कि तुम्हारे पास ब्लैक मनी है तो तुम लोग को पापी हो। हाँ, पापी का अर्थ ही भूल गए। खुद जो पापी है उन लोग बैठ के कर रहे थे पाखंड और अन्याय और पक्षपात। हाँ, और हमारे देश का जो एक विनिमय का सिस्टम था उसमें ब्लैक और व्हाइट कर दी, और उसके बाद फिर टैक्स देते जाओ। अब तो मैंने सुना दूध का भी टैक्स लग गया है। शौच कहते हैं, सुलभ शौचालय में शौच करने जाना है तो 5 रुपए उसका फीस लगेगा, तो 1 रुपया आपका जीएसटी कटेगा। ये है पाखंडियों का काम। जाति में बदल रहे हैं। कॉमनर्स, क्वारंटाइंड, रेस्ट्रिक्टेड, ये 3 जाति, 3 क्लास में इनको, इन लोगों को टीका लेना कंपलसरी होगा। जो सरकार बोलेगी वही करना कंपलसरी होगा। इनको बहुत कम पैसा मिलेगा, इनकी सुविधाएं काट दी जाएगी। पर एक एक ही जात है जिसको सॉवरेन बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला, उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। ऐसे 4 कैटेगरी में इन्होंने ऑलरेडी लगा के रखा है। ठीक है ना, हम लोग के सामने आने वाला है। यदि आप और मैं आज की तारीख में खड़े नहीं होंगे तो हमारे आने वाली संतान इस गुलामी में फंसने के लिए अगला आ गया। जैसे कि हमारे पिछले जनरेशन ने जाति की गुलामी में घुसा दिया था, अब ये नया कहते सोशल क्रेडिट सिस्टम में घुसाने की तैयारी है। देखो, हमारा दिमाग जो भी सीखता है उसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सीखता है। हमें पनिशमेंट पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, लोग सरेंडर कर देंगे। बोले अब आप हमारे दिमाग में चिप भी लगा लो भाई, हमको सुविधा दे दो, है ना। जैसे गैस सिलेंडर पहले 700 रुपए में था, फिर क्या कहते हैं उसको, क्या 400-500 में भी खरीदा, मुझे याद है गैस सिलेंडर। आज की तारीख में 1100 दो तब जाके एक गैस सिलेंडर मिलता है। इनकम तो बढ़ा नहीं किसी का। हाँ, तुम सब लोगों को क्वारंटाइन करके अंदर रखोगे, सारे बिजनेस खराब हो गए लोगों के। इतना सारा देखो घोटाला बना बना के लोग लेके आए हैं। इन सब चीजों को बड़े प्लानिंग के साथ में हमारे दिमाग को इन्होंने फिरवा दिया है, ऐसा कि हम लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। टीके से मर गए तो चलता है ना, आजकल तो जवान लोग भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं आजकल तो हार्ट अटैक से। नॉर्मल हो गया, न्यू नॉर्मल। हाँ, न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल में बच्चे का भी हार्ट अटैक होता है ना। कौन सी बड़ी बात है। सो हमें ये सारी चीजें समझना है, और जिसका विरोध करना है उसके लिए खड़े होना है। आज हम नहीं खड़े होंगे तो हम, जितने लोगों ने विरोध नहीं किया है वो लोगों को मजबूरी से इसमें घुसना पड़ेगा, और जो विरोध कर रहे हैं उनको ये लोग टोटल हत्या कर देंगे। तो हमें क्या करना है, सच्चाई की जीत होनी ही है। इतनी तो हिम्मत रखो। आज भारत की जनता खड़े हो जाएगी ना, तो प्राइम मिनिस्टर अपने आप हमारे साथ आके खड़े हो जाएगा। क्योंकि आज उन लोग गुलाम हैं, जो आजादी है वो हमारे पास है। ठीक है ना, हमें अपनी आजादी को किसी के हाथ में बेचना नहीं है। सर ये बीमारी के नाम से हो, युद्ध के नाम से हो, किसी भी नाम से हमें अपनी आजादी नहीं बेचनी। पर मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं कि हमारे हाथ में कितने पावर है। वो तो अपने आप को बहुत पावरलेस समझते हैं, हर बात से बोलते हैं कि हम क्या कर सकते। यस, तो क्यों? क्योंकि हमारा स्कूल का सिस्टम भी, हमको स्कूल ही वैसा बताया गया ना, स्कूल में ही हमें वैसे ही हमारे दिमाग को ट्रेनिंग दी गई है। ये गुलामी आज की नहीं है, ये इतने जमाने से हमें गुलाम करके रखा गया। इसलिए आज भगवान की पूजा और पाप और पुण्य का अर्थ नहीं मालूम है लोगों को, है ना। बोल मतलब जिस शब्द का रोज इस्तेमाल करते हो उसका अर्थ ही नहीं मालूम है। तो आप सोचिए कि ये लोग आज जो चुप बैठे तो क्यों बैठे, क्योंकि वो गुलामी में ही है वो लोग। वो लोगों ने स्वीकार कर लिया है, माई बाप तुमने न्यू नॉर्मल बोला तो न्यू नॉर्मल ही सही। ठीक है ना, तो हमारा काम है कि उठाना। अब उठेंगे कब, जब दर्द होगा तो उठेंगे।
तो जैसे दर्द होता है वैसे ही हमें पकड़ना है, बोलेंगे चलो उठो, वैक्सीन के लिए टेस्ट कर लो, टेस्ट करके खुद देख लो। जो विश्वास नहीं होता ना उन लोगों को, तो खुद देख लो भाई, इसलिए मैं टेस्ट करवाती हूँ, इसमें मेरे को सबूत मिल जाता है ना। कभी ऐसे ही बैठे बैठे सबूत नहीं दिखाई देता, पर खून के इसमें सबूत दिखाई देता है। और मैं सारे डॉक्टर्स को कहती हूँ जो ओपन माइंडेड डॉक्टर्स हैं, और आप लोग भी टेस्ट करना शुरू कर दो, लेकिन बहुत कम है, लोग करते नहीं है। पर आई एम हैप्पी दैट आई एम डूइंग इट फॉर ऑल द पेशेंट्स। एंड मैं सारे पेशेंट से ये भी कहती हूँ कि भाई पहले और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर दोनों टेस्ट का रिपोर्ट दिया करो मुझे। कई लोग तो ठीक हो जाने के बाद भूल जाते हैं, देते नहीं है, लेकिन जो जो देते हैं मैं उन लोग को मदद कर देते हैं मेरी, क्योंकि एक बार मेरे पास टेस्ट मिलता तो मैं कई लोगों को हेल्प कर सकती हूँ ना विश्वास करने के लिए, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं करते। जब मैं उनको टेस्ट रिपोर्ट दिखाती हूँ तो मुंह बंद हो जाता है सबका। कोई भी आज तक मेरे साथ एक ने भी आर्ग्यू नहीं किया कि ये गलत है, क्योंकि सीधा दिखाई देता है ना पेशेंट क्या बोल रहा है और क्या इसमें दिखाई दे रहा है। तो जिनको विश्वास नहीं होता है उनके लिए यही सबसे अच्छा है कि टेस्ट करो। खर्चा तो होता है थोड़ा सा, पर ये समझो कि बीमार होके लाखों खर्चा करने से अच्छा 2-4 हजार खर्चा कर लो, दैट इज मच बेटर। ठीक है। बहुत ही मतलब एज यूजुअल आपसे बात करके हमेशा अच्छा ही लगता है, तो आज नया बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और होपिंग के ये मैसेजेस और नए जिनके पास नहीं पहुंचे थे उनको पहुंचे और वो जाग जाए, आंख दिमाग को खोले, दैट इज वेरी नीडेड एट दिस पॉइंट। तो सबूत चाहिए ना लोगों को, सबूत। हाँ, सबूत चाहिए। हाँ, वही बात है। प्रूफ क्या है, बेस क्या है, ये जो बोल रहे हो इसका बेस क्या है, ऐसे ही बेस बता रहे। करेक्ट। ओके मैम, तो ठीक है, 10 बज गए। हाँ, तो अभी फिर चलते हैं और फिर से फिर मतलब यहाँ पे ही खत्म नहीं हो रहा है, फिर से हम आएंगे सेशन में, आपकी और भी जो भी काम आप आगे बढ़ रहे हो उनके बारे में और बोलेंगे तो लोगों को और भी हौसला मिलता है कि चलो हम आगे बढ़ रहे हैं एज ए ग्रुप। तो फिर से आइएगा और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, Barnali. You're doing a wonderful job and keep helping people. And okay, bye bye. गुड नाइट एंड बाय।